ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हमारा जो 10th पोर्शन है इसमें 3-4 कंसेप्ट छोटे छोटे हैं। जो फर्स्ट वाला वो स्किल वर्कफोर्स का है, सेकंड एम्प्लॉय रिटायरमेंट बेनिफिट्स का है। तो स्किल वर्कफोर्स का है, उसमें ये है कि जो भी आप स्किल वर्कफोर्स असेंबल करते हो या कि आप पिछले एक्वायरी की कोई उठाते हो, तो दे विल बी पेड बाय द एक्वायरर इन फ्यूचर फॉर देयर सर्विसेज। तो वो आप उसको ना एक रिम्यूनरेशन की तरह ट्रीट करोगे। यू वॉन्ट एड दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन योर वट वी कॉल इट इन योर परचेज कंसिडरेशन, क्योंकि वो उससे रिलेटेड नहीं है। देर विल बी नो अकाउंटिंग और एक्विजिशन डेट इन दिस रिगार्ड। ओके, सिमिलरली एक रिटायरमेंट बेनिफिट होता है। जब वो आपके एम्प्लॉयज़ जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, तब आप उनको क्या पे करोगे, कैसे पे करोगे, तो वो वाली सीन है। उसको क्या करेंगे हम यहाँ पर। और हाँ, इसमें जो एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम उसकी फेयर वैल्यू नहीं लेंगे भाई। जो वहाँ पे अमाउंट चलती आ रही है ना, वही आज ले लेंगे। अब वो 35 लाख है, 20 लाख है, 30 लाख है, जो भी है। लोग, मुझे नहीं पता यहाँ पे फेयर वैल्यू का मतलब क्या है, क्योंकि यार वो तो अमाउंट है। ठीक है, तो जितनी वो पहले उनकी बुक्स में थी अब तुम उठा के ले लो। अब उसमें हाँ ऐसा हो सकता है कि उन्होंने कोई एसेट में इन्वेस्ट कर रखी है वो चीज़। ठीक है, तो जब तो वो चीज़ अलग हो सकती है तो उसकी फेयर वैल्यू निकाली जा सकती है। बट ऐसा आई एम नॉट प्रीटी श्योर वेदर दे कैन इन्वेस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट इन सम एसेट और समथिंग, बट है यहाँ पर ये। तो ये है कि एज पर द प्रोविजन इन इंडेक्स 103 रिटायरमेंट बेनिफिट जो है ना हेल्ड बाय एक्वायरी शैल बी रिकॉग्नाइज द बुक्स ऑफ एक्वायरी ऑन एक्विजिशन डेट। ये एक्विजिशन डेट पर लिए जाएंगे। ये जो है ना, ये एक्विजिशन डेट पर आपकी बुक्स में लिए जाएंगे। कब? ओनली अगर एम्प्लॉय जो है वो एक्वायर कर रहा है, जो भी उसके जो पुराने एक्वायरी के जो भी पुराने वो थे एम्प्लॉयज़ थे, उनको अगर वो एक्वायर कर रहा है, तभी एक्वायरर उसको एक्विजिशन डेट पे कंसिडर करेगा। तो द रिटायरमेंट ऑब्लिगेशन विल बी मेजर्ड एज पर इंडेस 19 ऑन एक्विजिशन डेट। जो इंडेस 19 है ना, हम वो वाला यहाँ पर इसमें अप्लाई करेंगे। फिर आ जाता है आपका कंसेप्ट 10, एसेट हेल्ड फॉर सेल विद एक्वायरी। उसने कोई ऐसे ट्रक रखे हैं जो कि मतलब उसको कैटेगराइज कर देते हैं ना, एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, उसने वैसे कर रखे हैं, तो आप उसको अपनी बुक्स में कैसे लोगे। सो इसमें यही है कि जो नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर सेल है एक्वायरी, नॉन करंट एसेट्स, दिस शुड बी हाईलाइटेड, नॉन करंट एसेट्स, नॉट करंट एसेट्स। जो हेल्ड फॉर सेल है तो उनको आप कॉस्ट लेस, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल, उस पर आप उसको रिकॉर्ड करोगे। शेल बी रिकॉग्नाइज द बुक्स ऑफ एक्वायरर एज पर इंडिया 105, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ऑन एक्विजिशन डेट। फिर है आपका कंसेप्ट 11, लीज कॉन्ट्रैक्ट हेल्ड बाय एक्वायरी। अगर एक्वायरी के पास में कोई, अगर एक्वायरी, अब दो सिचुएशन हो जाती है, वो लेसी है या लेसर है। तो हम पहले जो पढ़ेंगे वो लेसी के लिए पढ़ेंगे। लेसी के लिए एग्जेम्प्टेड लीज होगी, नॉन एग्जेम्प्टेड, दो टाइप की लीज हो जाती हैं। यहाँ पर क्या है, लेसी है, मतलब उसने ले रखी है। तो इसमें सिंपल सा कंसेप्ट है एग्जेम्प्टेड लीज के अंदर, तो भाई वो तो उसको आरओयू एसेट की तरह ट्रीट करेगा नहीं। उसने 8, 10, 12 महीने के लिए जो लेते हैं ना, वो वाली लेते हैं। तो अगर वो फ्यूचर में भी उस पर्टिकुलर लीज को कंटिन्यू करना चाहता है, या भाई उसके पास में कोई और अदर ऑप्शन नहीं, मस्ट बी हैविंग सम अदर ऑप्शन कि मैं वहाँ से लीज कर लूँगा, मैं उस चीज़ पर्टिकुलर मशीन को खरीद लूँगा, दैट्स द डिफरेंट सिनेरियो। बट इफ ही कंटिन्यूज, ही मेड हिज माइंड दैट ही विल कंटिन्यू यूजिंग दिस एसेट एट लीज, तो वो अकॉर्डिंगली इसकी पेमेंट करता रहेगा। और ये भी आपका एक्विजिशन डेट पर इसकी कोई अकाउंटिंग नहीं होगी। लेकिन अगर बात आती है लीज की इन नॉन एग्जेम्प्टेड, तो इट विल हैव अ आरओयू एसेट। ऑब्वियसली उसकी बुक्स में नहीं, जो लेसी है उसकी बुक्स में आरओयू एसेट होगा, एंड लीज लाइबिलिटी इन इट्स बुक्स, दोनों चीज़ें होंगी। ऐसे ही हम वो बनाते हैं ना, आरओयू एसेट डेबिट टू लीज लाइबिलिटी। जो भी हमारी फाइनेंस लीज होती है और हम ले लेते हैं उसके ऊपर, तो उसके लिए ऐसी अकाउंटिंग करते हैं। तो इन दिस केस एक्वायरर विल टेक ओवर आरओयू एसेट एंड लीज लाइबिलिटी फ्रॉम एक्वायरर, फ्रॉम एक्वायरी ऑन एक्विजिशन डेट। यहाँ पे एक्वायरी होगा, ठीक है, एक्वायरी से हम उसको दोनों चीज़ों को ले लेंगे। ये कैसे होगा कंप्यूट, एक्वायर विल कंप्यूट लीज लाइबिलिटी ऑन एक्विजिशन डेट एज इट इज़ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर इट। जिस तरह से वो फ्यूचर उसकी ये उसमें कैश आउटफ्लो होना है, तो उसकी आज वो प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा एट द एक्विजिशन डेट, एट पर्टिकुलर एक्विजिशन डेट उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा और उसको कंप्यूट कर लेगा। तो वो उसकी प्रेजेंट वैल्यू होगी। फिर क्या करेगा, एक्वायर विल रिकॉग्नाइज आरओयू एसेट इक्वल टू लीज लाइबिलिटी एज पर स्टेप फर्स्ट। जो उसने फर्स्ट स्टेप में निकाली है ना, उसको निकाल लेगा सेकंड स्टेप में, उसको लिख देगा। बस ये है इसमें दो स्टेप, ठीक है। आरओयू एसेट इक्वल टू लीज लाइबिलिटी एज पर स्टेप फर्स्ट, उसने एक अपना आरओयू एसेट वो क्रिएट कर लेगा, ठीक है। तो अगर वो लेसर है तो भाई दो केस हो गए,
ऑपरेटिंग होगा लीज होगी या फिर फाइनेंस लीज होगी। ऑपरेटिंग लीज होगी तो एक्वायर कुछ भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, विल नॉट रिकॉग्नाइज फ्यूचर रेंटल ऑन एक्विजिशन, बट इट विल एक्वायर एसेट गिवन अंडर ऑपरेटिंग लीज एट फेयर वैल्यू ऑन एक्विजिशन डेट। एक्वायर विल रिकॉग्नाइज अर्निंग फ्रॉम रेंटल्स इन फ्यूचर ऑन एसएलएम बेसिस। क्या करेगा वो? कुछ भी एक्विजिशन डेट पे वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो ऑपरेटिंग लीज है, ठीक है। उसी के पास में एसेट रहनी है जो एक्वायरी होता है। मतलब अगर हम पुरानी सिचुएशन को कंसिडर करें, अगर एक प्री कॉम्बिनेशन की हम सिचुएशन करें तो उस एक्वायरी के पास में वो चीज़ें रहती हैं जो मतलब उसका ऑनर होता है। तो ये क्या करेगा इसके अंदर, वो एसेट जो दी हुई है ना उसकी गिवन ऑपरेटिंग लीज एट फेयर वैल्यू उसको एक्वायर कर लेगा एक्विजिशन डेट पे, उसको अपनी बुक्स में लिख लेगा। अगर वो 5 लाख उसकी फेयर वैल्यू है तो 5 लाख लिख लेगा। और जो फ्यूचर में उससे अर्निंग्स होंगी ना वो ऑन एसएलएम बेसिस, अगर उसकी यूजफुल लाइफ 6 साल की है 5 साल की, उसके बेसिस पर वो उसको अर्निंग्स को रिकॉग्नाइज करेगा इन फ्यूचर। फिर आ जाती है फाइनेंस लीज। अब फाइनेंस लीज में तो भाई ये एसेट उसी की हो जानी है जिसको आपने दे रखी है। एक्वायरर कैन नॉट रिकॉग्नाइज एसेट ऑन लीज ऑन एक्विजिशन डेट, बिकॉज क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि एसेट्स डू नॉट प्रिवेल एक्वायरी बुक्स। इन दिस केस एक्वायरर कैन रिकॉग्नाइज लीज रिसीवेबल ऑन एक्विजिशन डेट इन इट्स बुक। जो भी उसका लीज रिसीवेबल है ना, एक कंप्यूटेशन कर ली होगी उसने, 5 लाख की लीज लाइबिलिटी जैसे भी करके वो उसकी बुक्स में हम बनाते हैं अपनी बुक्स में, तो लीज रिसीवेबल के नाम से, तो उतना उसमें से हमारे जो जिसने लीज पर लिया है उसने 5 लाख में से 25,000 पे कर दिया, तो हमारे 475 बच गए। तो वो हम यहाँ पर अपनी बुक्स में ले लेंगे। लीज रिसीवेबल एक तरह से एसेट हो जाएगी वो। शैल बी कंप्यूटेड ऑन एक्विजिशन डेट एज्यूमिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्वायरर। कैसे? जो 475 वो नहीं करेंगे, इसके अंदर वो ऊपर वाली बात काट दे। फ्यूचर लीज कलेक्शन जो भी होगा ना उसको प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर लगा देंगे, जैसे हमने ऊपर इसमें लगाया था यहाँ पर। अगर एग्जेम्प्टेड लीज होगी, नॉन एग्जेम्प्टेड लीज होगी तो सेम कंसेप्ट वहाँ पे नीचे लगा देंगे जब हम फाइनेंस लीज के केस में। हाँ, तो उस बेस पे हम लीज रिसीवेबल हम ना कंप्यूट कर लेंगे और उसको लिख देंगे। फिर डेफर्ड टैक्स जो होता है उसका कैसे करते हैं? या डेफर्ड टैक्स ना सिंपल सी बात है, जो फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड होती है ना उसमें से हम लेस कर देते हैं टैक्स बेस ऑफ नेट एसेट्स एक्वायर्ड। नेट एसेट्स है यहाँ पर वर्ड, ठीक है, नेट एसेट्स। अब इसमें ये कंसेप्ट रहता है कि हम ये सोचते हैं ना कि अगर हमने नेट एसेट्स एक्वायर करे हैं तो हमने अपनी अकाउंटिंग और जो आपके टैक्सेशन में आप जो कंप्यूटेशन करते हो, वट एवर द डिफरेंस बिटवीन द टू, वो हम यहाँ पर लिखते हैं। वो नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कब होगा? अगर आपने ज़्यादा निकाल रखा है इस पर, ठीक है, आपके पास में 5 लाख है, वो 8,000 रुपये की जो है ये है एज पर टैक्स बेस, और 10,000 एज पर दिस है। तो अब इन दोनों को मैच करने के लिए ये होगा ना फ्यूचर में कि इसके ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा। फ्यूचर में ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा तो क्या होगा? ज़्यादा आएगी आपकी इनकम ज़्यादा आएगी तो ज़्यादा टैक्स लगेगा। तो वही वाला यहाँ पे कंसेप्ट देखा जाता है कि उसमें ज़्यादा टैक्स लगेगा तो ये वाला हायर साइड पे रहेगा। ये मतलब कि हमारा टैक्स वाला वो हायर साइड पे रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव रहेगा, वो डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसी तरह से इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी निकाल लेते हैं। अगर वो इससे एक्सीड कर जाती है ये फेयर वैल्यू नेट एसेट एक्सीड टैक्स बेस, तो हमारी डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी होती है। और अगर वो नहीं करती तो डायरेक्ट टैक्स एसेट होती है। मतलब कि अगर एसेट बड़ा है, मतलब अगर ये वाली साइड बड़ी है 10,000 है ये, तो वही वाली बात, वही कंसेप्ट लग जाएगा जो मैं बता रहा हूँ, तो वही सब सीन हो जाएगा इसके अंदर। फिर कैलकुलेशन ऑफ डेफर्ड टैक्स, ये क्या है? फेयर वैल्यू ऑफ नेट एसेट रिकॉर्ड 1070, फिर उसका टैक्स बेस 920, डिफरेंस कितना आ गया? 150 का आ गया। तो 150 के ऊपर कितना परसेंट टैक्स लगा दिया हमने? 40%। तो ये हमारी टैक्स लायबिलिटी होगी, क्योंकि अब क्या है ना कि इसके ऊपर ज़्यादा टैक्स जाएगा फ्यूचर में, सॉरी इसके ऊपर ज़्यादा डिफरेंस, इसके ऊपर ज़्यादा डेप्रिसिएशन लगेगा, तो वो हमारा ऐसे हो जाएगा। ये क्वेश्चन 53 था। तो नेट एसेट जो हम एक्वायर करेंगे वो इस पर ही करेंगे 1070 पे। डायरेक्ट टैक्स लायबिलिटी लिख देंगे हम 60 की,
क्योंकि एट द एंड हमें ना इसको टैक्सेशन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है, मतलब हमें टैक्सेशन को देख के करना पड़ता है, जितना वो है उतना हम वो ले लेते हैं, ठीक है। ठीक है। फिर आता हमारा पार्ट 11। इसमें क्या, बिजनेस कॉम्बिनेशन बाई वे ऑफ सिग्निफिकेंट इक्विटी इंटरेस्ट। एज पर द प्रोविजन इट इज 103, एक्विजिशन ऑफ कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाई one company into other company is also type of business combination. The following flowchart should be understood capacity before learning accounting in this case. होल्डिंग सब्सिडरी के जहाँ पे रिलेशनशिप चल रहे हैं ये उसी केस में लगेगा पहली बात, ठीक है। इसमें एक्वायर कर रहे हैं हम कंट्रोलिंग इंटरेस्ट बाय वन कंपनी इनटू अदर कंपनी। कोई भी एक्वायर करना 60% शेयर ले लेना, 40% 60 और 50 से अबव ले लेना, दैट इज कंसिडर्ड एज एक्वायरिंग कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। एक कंट्रोलिंग, एक हो गया नॉन कंट्रोलिंग। तो उसी चीज़ के ऊपर ये बेस्ड है कि हमें उसको कैसे काउंट करना है। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्वायरर में उसमें कैसे करेंगे और उसमें कैसे करेंगे। सेपरेट में कैसे होगा, द एक्वायर विल डेबिट इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी इंस्ट्रूमेंट और वी रिकॉर्ड नॉर्मल परचेज ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट रिकॉर्ड एज पर इंडिया 609। हमने भाई उनके शेयर्स खरीद लिए, सिंपल वैसे ही कर दो उसको, इन्वेस्टमेंट कर दी भाई हमने शेयर्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स डेबिट टू बैंक, ये हमारा हो गया। सेकंड आया तो हमारा इट बैलेंस शीट फेयर वैल्यू मेजरमेंट विल बी मेड। हर एक बैलेंस शीट डेट वो तो लगाएगा ही, तो वो लगा देंगे हम FVPL फेयर वैल्यू PL, और ये FVOCI ये इर्रिवोकेबल होता है और ये रिवोकेबल होता है। फिर इसमें कमेंट में क्या आता है, एट ईच बैलेंस शीट चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट शैल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस। ये फेयर वैल्यू प्रॉफिट एंड लॉस है और ये अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है, ठीक है, ये इसमें डिफरेंस है। तो जो भी हमने मॉडल ऑप्ट कर रखा होगा चेंजेस इन फेयर वैल्यू हम उसमें ऐसे करके रिकॉर्ड कर लेंगे, ठीक है। इसको फिर ये थोड़ा डाउट में ये डाल देते हैं कि इसमें डाउट ये है कि FVPL होता क्या है असल में। इंडेक्स 109 ये कोई गाइडेंस नहीं बताता फॉर अकाउंटिंग इन SFS, मतलब स्टैंडर्ड लोन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्वायरर इन दिस रिगार्ड। फिर जब ये चीज़ हमें करनी पड़ती है उसके अंदर, किसके अंदर, हमारे जो कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ एक्वायरर है उसके अंदर हम क्या करेंगे, हम इंडेक्स 110 को फॉलो करेंगे। उसमें क्या होगा, आइडेंटिफाई करेंगे पहले तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी of subsidiary on the date of acquisition of shares which are to be incorporated in CFS in the books of acquirer। फिर इसका एक तो एस्पेक्ट ये होगा, जब हम एक्विजिशन मेथड लगा रहे हैं वो उसका डेट ऑफ एक्विजिशन के टाइम पर, तो हम कैसे उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो जो CFS बना रहा होगा वो दोनों चीज़ों को कंसिडर करेगा, सब्सिडरी को भी कंसिडर करेगा जो कि मतलब GT करती थी उस केस में। तो वो कैसे बनाएगा अब इसको, वो आइडेंटिफाई करेगा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी ऑफ सब्सिडरी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर व्हिच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड इन CFS इन द बुक्स ऑफ एक्वायर। जो भी हमारे पर्टिकुलर इक्विटी शेयर्स हैं जो कि मतलब फ्यूचर में होने हैं, जो कि मतलब होने हैं हमारे मर्ज होने हैं इसके साथ में, जो मतलब हमारे इसके होल्डिंग कंपनी के जो शेयर्स हैं जो उसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है इन सब्सिडरी, उसकी फेयर वैल्यू निकालेंगे, एसेट की भी और लायबिलिटी की भी, ठीक है। फिर एक एस्पेक्ट 2 होता है, आइडेंटिफाई द वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट विच इज हेल्ड बाय आउटसाइड शेयर होल्डर्स इन सब्सिडरी कंपनी। आउटसाइड शेयर होल्डर्स कौन हो गए, जो भाई होल्डिंग की इन्वेस्टमेंट है सब्सिडरी के अंदर, ठीक है। तो NCI के लिए हमें पास दो होते हैं, एक तो प्रोपोर्शनेट मेथड होता है, एक फेयर वैल्यू मेथड होता है। प्रोपोर्शनेट में हम नेट एसेट लेते हैं सब्सिडरी के, जो भी सब्सिडरी है हमारी उसके आप नेट एसेट ले लो, ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज ऑफ शेयर हेल्ड बाय द आउटसाइड शेयर होल्डर। 2000 शेयर्स हैं और परसेंटेज 20%, 30%, वट एवर वुड बी द केस, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा फेयर वैल्यू मेथड। इसमें क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर्स, यहाँ पे नेट एसेट्स हैं, ये बेस करता है नेट एसेट्स के ऊपर, और ये बेस करता है हमारा किसके ऊपर, नंबर ऑफ शेयर्स के ऊपर। और यहाँ पे हम परसेंटेज लगा देते हैं जो भी होता है, जैसे कि हमने नीचे देखा था ना, ये रहा यहाँ पर
ये 40% लगा दिया और ये फेयर वैल्यू वाला हो गया। ये कौन सा हो गया? नेट। तो 5 लाख का 40% वो निकाल दिया ना, तो ऐसे करके वो हो जाता है। नेट एसेट्स का हम एक पोर्शन ले लेते हैं। और दूसरा केस होता है फेयर वैल्यू वाला। उसमें क्या करते हैं हम? नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय आउटसाइडर इनटू फेयर वैल्यू पर शेयर इन सब्सिडरी कंपनी। जो भी उसके शेयर की वैल्यू है, ये थोड़ा इजी सा और स्ट्रेट फॉरवर्ड सा है ना। जितने भी आपके पास शेयर मान लो 2000 है, फेयर वैल्यू क्या चल रही है? 2000 इंटू 50, तो 2000 इंटू 50 हो गया 1 लाख। 1 लाख वो कर देंगे। स्टडी मटेरियल ऑल क्वेश्चन हैव बीन सॉल्व बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, जो ये वाला है, ड्यू टू विच वी विल प्रेफर इट इन द एब्सेंस ऑफ एनी स्पेसिफिक। अगर बाय डिफॉल्ट हम क्या यूज़ करेंगे? ये वाला यूज़ करेंगे, ठीक है। फिर जो आस्पेक्ट थर्ड होता है, पहला आस्पेक्ट हमने पढ़ लिया, हम उसकी फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी निकाल लेते हैं सब्सिडी ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन शेयर विच आर टू बी इनकॉर्पोरेटेड, ठीक है। सेकंड हमने पढ़ लिया नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट के लिए। जो थर्ड आस्पेक्ट है वो ये है, आइडेंटिफाई गुडविल और कैपिटल रिजर्व ऑन DOA ऑफ शेयर्स बाय द फॉलोइंग एंट्री। कैसे निकालेंगे वो? हम कैसे निकालेंगे? एक्वायरी की बुक्स में होगा, दैट्स प्रीटी ऑब्वियस, क्योंकि एक्वायरी का हम यहाँ पे कुछ पढ़ते ही नहीं है, कुछ समझते ही नहीं है, मतलब इंडेक्स में बता ही नहीं रखा उसकी बुक्स में कैसे करना है, ठीक है। एक्वायरी मतलब बंद ही हो रहा है यार, तो छोड़ो ना उसकी बुक्स को, क्यों एक उस पर लाइबिलिटी क्रिएट करनी है एक और। तो NCI इज कंप्यूटेड बाय प्रोपोर्शनेट मेथड, देन गुडविल विल बिलोंग टू होल्डिंग ओनली। अगर आप प्रोपोर्शनेट मेथड लगा रहे हैं, ऑलरेडी प्रोपोर्शनेट है, तो जो भी गुडविल आ रही है ना, ये वाली गुडविल हो गया कैपिटल, तो वो सिर्फ होल्डिंग की कंपनी की होगी। ये एक याद करने रखने वाली चीज़ है प्रोपोर्शनेट मेथड में। और अगर ये जो है ये फुल गुडविल है, ये इट विल बिलोंग टू होल्डिंग एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट। जो 60% और 40% का जो प्रोपोर्शन है दोनों के पास में, उसके अकॉर्डिंग होगी ये। वही होगा, एसेट ले लिए, लायबिलिटीज ले लिए, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आगे जो भी मेथड 1 से या मेथड जो भी हमने ऊपर निकाले हैं ना, ये प्रोपोर्शनेट मेथड से नेट एसेट्स इन सब्सिडरी कंपनी और उसका परसेंटेज शेयर्स, जो भी मतलब आउटसाइडर्स का है नेट एसेट्स के अंदर, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट आ गई। इन्वेस्टमेंट क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये हमारी जो परचेज कंसिडरेशन है वो है। एसेट ले लिए हमने, लायबिलिटी ले ली, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ले लिए, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट जो भी हमने परचेज कंसिडरेशन पे करा है उसको, तो जो बच जाएगा वो हमारा वो हो जाता है। फिर स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन गुडविल और कैपिटल रिजर्व, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मेड टू एक्वायरी, ठीक है। इतनी पेमेंट कर दी भाई हमने उसको, एक्वायरी को। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इतना चला गया, टोटल आ गया, उसमें से अब आप नेट एसेट्स निकाल दो तो हमारा गुडविल कैपिटल रिजर्व आ जाता है। फिर क्वेश्चन 54 ही हो जाता है, वही फुल गुडविल और वो सब वाला केस। फिर एसेट्स अकाउंट डेबिट इन्वेस्टमेंट टू NCI टू कैपिटल रिजर्व, वो करके हो जाता है ऐसे कंप्यूट। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल और कैपिटल रिजर्व, तो ये परचेज कंसिडरेशन मेथड 1 और मेथड 2 दोनों लगा रखे हैं। क्वेश्चन 57 को एक बार एनालाइज कर ले। क्वेश्चन 57, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था वैसे तो, ठीक है। रामलेट ने एक्वायर किया श्यामलेट को परचेजिंग 60% ऑफ इक्विटी शेयर फॉर ₹50 लाख इन कैश। 15 लाख में उसने खरीद लिया, ठीक है। द फेयर वैल्यू ऑफ नॉन कंट्रोलिंग डिटरमाइन एज बी 10 लाख, तो 10 लाख तो वो हो गया जो NCI वाला। और द नेट एग्रीगेट वैल्यू ऑफ आइडेंटिफाइड एंड लायबिलिटीज मेजर्ड इन अकॉर्डेंस विद इंड AS 103 इज डिटरमाइंड एज ₹5 लाख। हाउ मच गुडविल इज रिकॉग्नाइज्ड, तो ये जो दे रखा है ये नेट एसेट्स हैं, ठीक है। नेट एसेट्स कितने हो गए आपके? 5 लाख। अब 5 लाख के अंदर 40% निकाल दो, 5 लाख को 40% कितना होता है? 2 लाख। तो ये प्रोपोर्शनेट वो है उसका। और हम उसको कंप्यूट कैसे करते हैं? जो परचेज कंसिडरेशन आपने उसको पे करा है, फिर जो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट हो गया, और उसमें से फिर हम अकॉर्डिंगली वो कंप्यूट कर लेते हैं। 92 में देखते हैं, 2 लाख आ गया यहाँ पर। ये फेयर वैल्यू पे है, इसको अभी बाद में करेंगे क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट हम इसी को करते हैं। और ये भी समझ लेंगे अभी एक सेकंड बाद में, क्योंकि 10 लाख दे रखा है ऑलरेडी, तो वो अंडरस्टूड है, वो गिवन होती है, ये वाली अमाउंट ऑलवेज गिवन।
ये आपको कंप्यूट करनी पड़ती है, ठीक है। परचेज कंसिडरेशन कितना है, 15 लाख रुपए। कहाँ पे दे रखा था, ऊपर ही दे रखा था यार, तुमने राम लिमिटेड ने पूरा शेयर एक्वायर कर लिया 15 लाख में, सो ऑब्वियसली यू पेड दैट अमाउंट एज कंसिडरेशन, 15 लाख रुपए। ये तो उसने फेयर वैल्यू निकाली है एनसीआई की, ये लिख भी रखा है उसने फेयर वैल्यू, तो वही लगाएगा ना वहाँ पर तो, ठीक है। ये वो वाला केस हो गया जहाँ पे हमें प्रोपोर्शनेट में लेना होता है। तो 15 लाख है, 2 लाख प्लस 2 लाख 17 लाख हो गया। 17 लाख में से उसने बता रखा है नेट एसेट्स जो है वो हमारे 5 लाख के हैं, ठीक है। 17 लाख में से अगर 5 लाख चले गए, ये वो हो जाते हैं ना हमारी, जो कि एक तरह से उसकी कॉस्ट होती है, तो हमने गुडविल के लिए 12 लाख रुपए पे कर दिए। फिर यहाँ पे आ जाता है जो मेथड 2 है हमारा फेयर वैल्यू वाला, वहाँ पे उसके 15 लाख रुपए हमने परचेज कंसिडरेशन दैट वुड रिमेन सेम, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये कैसे उसकी फेयर वैल्यू दी होती है, किसकी, एनसीआई की, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे ले लेते हैं नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट पे, तो फिर उसके अकॉर्डिंग ये कंप्यूट हो जाता है। ये इसी तरह से हर जगह कर रखे हैं क्वेश्चन, ये एक बार देख लेना, मतलब सिंपल है।